Good morning, everybody. I'm Dr. Mukesh Parikh, and I'm present with my live class. Kindly show your presence so that we can start the class. In today's lecture, though it's a revision class, but being the students of literature, we all know that there are so many things we have to study. Even in revision also, it can take thousands and thousands of hours. Kindly show your presence so that we can start the class. I can see only one, Bhavna. Hello, good morning. Good morning. Let us start the class. Thank you very much. Okay. पहले आप सब लोग जुड़ जाइए ताकि कोई भी पीछे ना रहे. सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए. Come join me so that I can teach you all the important things. Anant Mandal, good morning. Kindly share the video. कल तो लाइट चली गई थी इसलिए बीच में वीडियो रुक गया था, बट टुडे इट्स नॉट लाइक दैट. और लाइट चली जाएगी तो वी आर हेल्पलेस, वी कांट डू एनीथिंग. फारूक जी, अस्सलाम वालेकुम. Kindly join me and share the video, like the video, and when I upload it on my YouTube channel, I request all the viewers kindly like. Whenever the moment you start watching my videos on YouTube also, kindly like it. And if you can share it, then it would be a service to mankind, because I'm taking these live classes so that maximum number of students can be benefited. Thank you, sir. Thank you. ऐसी तो हमें कोई बात नहीं है फैन होने की. आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर एंड आई कीप शेयरिंग माय नॉलेज. चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं. आई कैन सी दैट यू द रेगुलर स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट टुडे. आई डोंट नो व्हाई. आई थिंक दे मस्ट बी सर्चिंग मी ऑन यूट्यूब. ओके, चलिए आज लिखिए आप सबसे पहले कि आई एम प्रेजेंट विद एक बहुत बड़े राइटर हैं हमारे, टेनेसी विलियम्स, अमेरिकन. तो राइट डाउन टेनेसी विलियम्स. वी आर गोइंग टू स्टडी एटलीस्ट 2 ड्रामास रिटन बाय टेनेसी विलियम्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नेट के एग्जाम में वो आ सकता है. टेनेसी विलियम्स का एक ड्रामा आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, दैट इज द ग्लास मेनेजरी. Because it is not possible for you to read the whole story of Glass Menagerie, so I will be discussing this story with you and importance of these dramas, at least 1 or 2 important dialogues, the names of the characters and the तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखिए द ग्लास मेनेजरी. टेनेसी विलियम्स का प्ले है. Tennessee Williams is such a kind of writer that, you know, earlier with this particular play, when this play was premiered first in Chicago, I think, overnight he became famous, and he was not happy with this newly earned fame, क्योंकि कहते हैं कि उसके तुरंत बाद वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे. उनका ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, कई लोगों को लगता है जब वो फेमस हो जाते हैं, कुछ लोगों को अपनी बातें दुनिया को बताने में बहुत मज़ा आता है, बट देर आर इंट्रोवर्ट पीपल who don't feel very exhilarating, when they are very much famous. Clear? So ऐसा इनके साथ था. Now the drama, the Glass Menagerie is actually a very sensitive play, and it is called a memory play. लिखिए, इसके अंदर कुछ अलग तरह की टेक्निक यूज की गई है, बताता जाऊंगा. it's a play which is a story of 3 characters. एक इसमें मिडिल एज्ड वुमन है, उनका नाम लिखिए अमांडा विंगफील्ड. गुड मॉर्निंग स्वाति. राइट डाउन अमांडा विंगफील्ड. ये एक सर्दर्न बैले है. सो दोज हु हैव जस्ट जॉइंड अस, लेट मी टेल देम दैट वी आर डिस्कसिंग ग्लास मेनेजरी रिटन बाय टेनेसी विलियम्स. बहुत जल्दी मैं डिस्कस कर लूंगा एंड देन विल शिफ्ट टू द अनदर ड्रामा रिटन बाय द सेम राइटर. अच्छा, एक टर्म लिखिए सर्दर्न बैले, SOUTHERN
SOUTHERN, सर्दर्न, BELLE। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये वर्ड जानते हैं, सर्दर्न बैले? चलो लिखो, मैं बताता हूं क्या कि अमेरिका में वर्ल्ड वॉर से पहले, वर्ल्ड वॉर के पीरियड को इंग्लिश में बोला जाता है एंटीबेलम, ANTE। एंटी की दो स्पेलिंग होती है, एक होता है ANTI, एक होता है ANTE। ओके, सो बैलम का मतलब वॉर, क्लियर? एंटीबेलम, ANTEBELLUM, ये वर्ड आपको आना चाहिए। देर आर टू वर्ड्स इन इंग्लिश, एंटीबेलम एंड पोस्ट बेलम। एंटीबेलम मीन टू से बिफोर वॉर, वर्ल्ड वॉर, एंड पोस्ट बेलम मीन टू से आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वर्ल्ड वॉर के पहले और वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका में बहुत कुछ चेंज हुआ, इतना सब कुछ बदला। जैसे द मोमेंट आई स्टार्ट टीचिंग यू अमेरिकन लिटरेचर, दो इट्स नॉट अ फॉर्मल टीचिंग ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, बिकॉज फॉर द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर एवरीथिंग इज सेम, whether it is Australian literature or Canadian literature or Indian literature, because literature is almost has the same definition. But there are certain topical elements, there are certain the factors which are cultural, linguistic also sometimes, whether the people of that country or the writers of that country are writing in English, but then English also changes, so there are different things, and then political background of a particular country, all these things are seen when we teach you literature of any country in English. So American literature has something very इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे अभी याद आ रही है अमेरिकन लिटरेचर की, जो इस प्ले से रिलेटेड है आपके, जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, द ग्लास मेनेजरी, इसका टेनेसी विलियम्स का लिखा हुआ। देखिए अमेरिकन लिटरेचर का एक बेसिक, हर लिटरेचर का एक बेसिक थ्रेड होता है। देयर इज अ पर्टिकुलर थ्रेड, और यू कैन से बेसिक से मेटाफर। ओके, वो ये है दैट यू ऑल नो दैट अमेरिका वाज अ कंट्री which emerged from England. Okay, so England can be considered as a father figure. ठीक है? So आप जब कोई भी अमेरिकन प्ले, अमेरिकन नॉवल पढ़ोगे ना, तो आप उसमें ना you will find one thing. इसको बोलते हैं collective consciousness. That is always present in literature. Okay, collective consciousness या collective subconsciousness एक होती है, जिसमें क्या होता है कि they miss their father country. ओके, सो आप कोई भी बेसिक वर्ल्ड फेमस नॉवल उठा के देखिए अमेरिकन लिटरेचर का, सो उसमें 3-4 चीजें हैं जो विच आर वेरी वेरी कॉमन। एक तो दे आर क्वेश्चनिंग द अमेरिकन मिथ ऑफ सक्सेस। लिखिए अमेरिकन ड्रीम या अमेरिकन सक्सेस मिथ, ये पॉइंट्स आप लिखते जाइए। मुझे यस लिख के बताइए दैट यू आर राइटिंग द पॉइंट, सो दैट आई फील दैट द क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर मैं कम पढ़ा लिखा होता तो एक ही चीज पर रहता, जो चीज मैं रट के आया उसको मैं पढ़ा देता, बट ज्यादा पढ़ने लिखने का एक नुकसान भी है और बेनिफिट भी। बेनिफिट ज्यादा होता है, नुकसान उस स्टूडेंट को ज्यादा महसूस होता है जो टू द पॉइंट चलता है, उसको लगता है ये बीच में क्या बातें करने लग गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप भी प्रोफेसर बनोगे, एंड आई विश यू कि आप बड़े बड़े प्रोफेसर बनो, तो यू विल फाइंड दैट यू वोंट बी एबल टू गेटिंग स्टक टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। वो इसकी आदत पड़ जाती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें दे दें। ठीक है, अच्छा तो क्या बताया मैंने, बताओ। अमेरिकन ड्रीम या लिखिए अमेरिकन सक्सेस मिथ। ये सक्सेस मिथ क्या होता है कि अमेरिका जैसे जैसे तरक्की करता गया, आपको मालूम है कि 1776 में दैट कंट्री गॉट डिटैच्ड फ्रॉम अमेरिका एंड डिक्लेयर्ड देयर फ्रीडम। 13 कॉलोनीज ने अपनी फ्रीडम को डिक्लेयर किया था। उसके बाद उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उसके बाद दे स्टार्टेड डेवलपिंग देयर ओन कैरेक्टर, देयर ओन कल्चर। लेकिन उनके यहाँ पे ऐसा लगने लगा, बिकॉज दे ब्रोक फ्रॉम ट्रेडिशन। तो जब हम लोग किसी ट्रेडिशन से टूट जाते हैं तो यू मोस्टली डोंट फॉलो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड देन दैट न्यूली अर्न्ड फ्रीडम गिव्स यू एन इल्यूजन ऑफ सक्सेस। ये थोड़ी सा टफ है तुम्हारे लिए समझने का। मतलब देखो समझाता हूं, जैसे आप घर में रह रहे हो, तो घर में देर आर बाउंडेशंस, there are emotional foundations are there, economic foundations are there, cultural foundation। आप मुंह से गाली नहीं निकाल सकते because elders are there। आपने कभी नोटिस की है ये बात कि जब हम लोग एक क्लोज्ड निट कम्युनिटी में रहते हैं तो we feel straight jacketed, we feel that we are connected, and बहुत सारी गलत बातें हम नहीं कर सकते। क्लियर? सपोज वी आर स्पेंडिंग सम मनी, तो हमें ऐसा लगेगा कि चलो मैं अपने कजन्स को भी टॉफी दे दूं, मैं अपने नीसीज एंड नेफ्यूज को भी चॉकलेट दे दूं। लेकिन जब आप अकेले होते हो तो एवरीथिंग इज फॉर यू।
तो एक बहुत गहरी चीज है यहां पे कि अमेरिका जब अलग हुआ इंग्लैंड से, एक नया कंट्री बना, तो वहां के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में फादर फिगर इज ऑलवेज एब्सेंट। तो आप देखोगे किसी ड्रामा में, आप जैसे ये ड्रामा विच आई एम डिस्कसिंग, व्हाई आई एम कॉलिंग इट बेस्ड ऑन अमेरिकन मिथ ऑफ सक्सेस, क्योंकि राइटर ने बिल्कुल सिंबॉलिकली मेटाफोरिकली ट्रोप्स क्रिएट करके इस प्ले को लिखा है। ये बहुत फेमस प्ले है बच्चों, और आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल वेन एवर आई डिलीवर लेक्चर। मैंने कल इसको दोबारा उठा करके पढ़ा है, दो आई एवरी ईयर मेनी टाइम्स टीच दिस प्ले टू ऑनर्स क्लासेज एंड टू समटाइम्स द नेट क्लासेज एज वेल। लेकिन मैंने कल इसको फिर से सीन आफ्टर सीन उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ा, तो मुझे बहुत बहुत मजा आया। मैंने थोड़ी देर इसके ऊपर जो फिल्म्स बनी है उनके वर्जन्स भी थोड़े थोड़े देखे, उनके ऊपर जो यूट्यूब पे कमेंट्स है उनको पढ़ा, एंड विद थॉरो रिसर्च आई केम टू नो कि आप पिक्चर मत देखिएगा, बिल्कुल भी इसकी फिल्म मत देखिएगा, इसका ओरिजिनल टेक्स्ट अगर पढ़ सकते हो, रिटन इन अ वेरी सिंपल इंग्लिश, आप समझ सकते हो। ओके, अब आते हैं टॉपिक पर कि द ग्लास मेनेजरी एक प्ले है, इसको मेमोरी प्ले कहा गया है। मेमोरी प्ले, यू विल नॉट फाइंड दिस एज अ कैटेगरी इन मैनी बुक्स, बट इन द ये राइटर ने खुद ही ही हैज इन्वेंटेड दिस जॉनरे, मेमोरी मिथ, सॉरी मेमोरी प्ले, क्योंकि ये मेमोरी के ऊपर बेस्ड है। इसमें एक कैरेक्टर है अमांडा विंगफील्ड। तो मैं अमांडा विंगफील्ड के बारे में बता रहा था कि वो सर्दर्न बैले है। सर्दर्न बैले क्या होता है कि अमेरिका में वर्ल्ड वॉर से पहले प्लांटेशन के थ्रू बहुत ज्यादा रिचनेस आ गई थी, तो वहाँ की जो बड़े बड़े प्लांटर्स की जो ओनर्स की जो गर्ल्स थी, वो एक खास किस्म का गाउन पहनती थी, खास किस्म की टोपी लगाती थी, और वो बहुत ज़्यादा रिच तरीके से रहती थी। अच्छा, उनको बोलते हैं सर्दर्न बैले। लिख लीजिए, यू विल फाइंड दिस वर्ड ऑन इंटरनेट ऑल्सो, सर्दर्न बैले। ठीक है। अच्छा, आपने वो फिल्म देखी है क्या, या वो नॉवल पढ़ा है, गॉन विद द विंड? पहले बताइए, आर यू अवेयर अबाउट द नॉवल गॉन विद द विंड? This is something which is very famous as an American literature. आपका कोई आंसर नहीं आ रहा बच्चों, आज पढ़ने का मन नहीं है क्या आपका? Tell me, Gone with the Wind लिखिए, चलिए एक्स्ट्रा एक अलग पेज पे लिख लीजिए, Gone with the Wind। ये मार्गरेट मिशेल का लिखा हुआ एक नॉवल है जिसपे फिल्म भी बनी है, और पता नहीं क्यों फिल्म ज्यादा फेमस है और नॉवल कम फेमस है। उसके अंदर एक कैरेक्टर है, लिख लीजिए, उसके अंदर एक कैरेक्टर है, और वो जो कैरेक्टर है स्कारलेट ओहारा, बहुत फेमस है। मैं बात कर रहा हूं गॉन विद द विंड, सर्दर्न बैले समझाने के लिए। तो जो गॉन विद द विंड है, मार्गरेट मिशेल का लिखा हुआ एक नॉवल है, उसकी एक कैरेक्टर है स्कारलेट ओहारा, स्कारलेट ओ अपॉस्ट्रोफी हारा, HARA। स्कारलेट ओहारा इज अ वेरी फेमस कैरेक्टर, पता होना चाहिए। उसका वो डायलॉग भी बहुत फेमस है, येट टुमारो इज अनदर डे। लिख लो इसको, ये एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आप क्या करोगे फिर? लिखो, स्कारलेट ओहारा इसको एक बहुत, मतलब कैसे एक बहुत बड़े प्लांटर ओनर की, प्लांटेशन ओनर की लड़की होती है, फिर किस तरह से इसके अंदर अपार्थाइड यानी उनके स्लेव्स होते हैं, नीग्रोज। उस फिल्म को देख लीजिएगा, वो नॉवल पर बेस्ड है। फिर वो कॉटन की खेती करते हैं, किस तरह से वर्ल्ड वॉर सब कुछ तहस नहस कर देता है, फिर किस तरह से ये लड़की स्ट्रगल करती है, बट ये कभी भी हार नहीं मानती है। ये शी हैज बीन शोन एज अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर। हालांकि इसको थोड़ा सा बुद्धू टाइप का दिखाया हुआ है, ओके, लेकिन ये बार बार एक डायलॉग बोलती है कि ये टुमारो इज अनदर डे। तो ये तो एक अमेरिकन लिटरेचर का बहुत फेमस फ्रेज बन गया है, जैसे अमेरिकन सक्सेस में फेमस फ्रेज बन गया ना, ऐसे ही दिस टुमारो इज अनदर डे लिख लीजिए। मैंने 3-4 बार बोल दिया अपनी क्लास में, टुमारो इज अनदर डे। दिस हैज बिकम अ वेरी फेमस फ्रेज, स्कारलेट ओहारा का डायलॉग है ये। ठीक है, तो वो सर्दर्न बैले में आपको दिखाना चाहता हूं कि सर्दर्न बैले क्या होती है, क्योंकि अगर आपको सर्दर्न बैले समझ में आ जाएगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अमांडा विंगफील्ड एंड हर प्रेजेंस इन द प्ले। तो अमांडा विंगफील्ड की को एक बार कहते हैं 17 जेंटलमैन कॉलर्स उसको देखने आए थे। एक टर्म आ रही है नॉवल ड्रामा में बार बार, जेंटलमैन कॉलर, और मेरे ख्याल से जेंटलमैन कॉलर के नाम से एक शॉर्ट स्टोरी राइटर ने पढ़ी थी हमारे टेनेसी विलियम्स ने, और उसने उसके बाद में ये प्ले लिखा। ठीक है, तो ये लड़की, ये औरत जो है, इसकी शादी एक ऐसे आदमी से हो जाती है जो बाद में इनको छोड़ के चला जाता है। ठीक है, और प्ले में सिंबॉलिकली दिखा रखा है कि एक ब्लोन अप फोटोग्राफ है इसके हस्बैंड की, उसकी फोटोग्राफ बिल्कुल लिविंग रूम में बड़ी सी, मतलब वॉल पे बड़ी सी फोटोग्राफ लगी हुई है, बट दैट इज द एब्सेंट फादर फिगर। तो
तो इसीलिए आई वॉज जस्ट डिलीवरिंग द होल लेक्चर बाय कनेक्टिंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मेटाफर, द सिंबल्स इन द प्ले, दैट व्हाई दिस फादर फिगर इज एब्सेंट, क्योंकि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस, ही फेल इन लव विद लॉन्ग डिस्टेंस, ये लाइन आती है प्ले में, लिख लो, ही फेल इन लव विद लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब वो लॉन्ग डिस्टेंस से उसको प्यार हो जाता है, वो टेलीफोन कंपनी में काम करता है, फिर ये परिवार को छोड़ देता है और एक दिन एक पोस्ट कार्ड बस लिख के भेजता है इनको क्रिसमस पे, हेलो गुड बाय। देखो कितना पैराडॉक्सिकल है, कितना ऑक्सीमोरोनिक है, हेलो गुड बाय। मतलब फादर जो बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाता है, और कैसे अमांडा विंगफील्ड को, उसके दो बच्चे हैं टॉम विंगफील्ड और लॉरा विंगफील्ड। तो टॉम विंगफील्ड अब लड़का जो है उसके कंधों पे सारी जिम्मेदारी आ गई है, एंड द टॉम विंगफील्ड इज द नैरेटर, वो ही स्टार्ट्स द प्ले। ओके, टॉम जो है वो अपनी कहानी सुना रहा है, एंड ही कॉल्स इट अ मेमोरी प्ले बिकॉज ही सेज दैट, क्योंकि पूरे प्ले के अंदर सिंबॉलिकली देयर इज अ डार्कनेस, पूरे प्ले में एक डार्कनेस है, बहुत अच्छी तरह से लाइट नहीं, पूरे प्ले में एक बार लाइट जाने का भी सीन आता है। ओके, सो डार्कनेस का क्या मतलब है? अच्छा, ये जो घर की जो सिचुएशन है ये कहां दिखाई है? बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है ना, उनके बैक में जो फायर एस्केप होता है, आपने कभी देखा होगा, हमारे यहाँ पे नहीं है, मुंबई में दिखेंगे आपको, या आई सॉ दीज काइंड ऑफ बिल्डिंग्स इन मलेशिया व्हेन आई विजिटेड दैट कंट्री। तो मुझे बहुत ज्यादा क्लोज निट बिल्डिंग्स में, आपने यू कैन इमेजिन कि जो बिल्डिंग्स का बैक होगा उसमें सस्ते अपार्टमेंट्स में ये लोग रहते हैं, और उनका घर के पोर्च की जगह, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ पोर्च दे हैव अ फायर एस्केप, जहां पे क्या बोलते हैं, डस्टबिन्स वगैरह पड़े हैं, लोगों की क्लॉथ लाइन्स हैं जहां पे कपड़े सूख रहे हैं, क्लियर। तो वहां पे खड़ा होकर के ये जो हमारा हीरो है टॉम विंगफील्ड, ये एक शू वेयर हाउस में काम करता है, और इसकी जो मदर है वो एक फैशन मैगजीन की कैंपेनिंग करने का काम करती है टेलीफोन के ऊपर, अमांडा विंगफील्ड, और शी इज वेरी मेडलिंग काइंड ऑफ मदर, क्योंकि प्ले में ऐसा दिखाते हैं कि ये अपने बेटे को कहती है खाना खाते वक्त के इसको चबाओ। If you read the starting part of the play, you will be surprised that this mother is quite a dominating figure, and she wants, her children, though they are poor, but she is unable to digest this fact that they are poor now, and she still feel, वो अपनी लड़की को कहती है कि you have to be a lady, लेडी और वुमन में एक फर्क होता है, पता होना चाहिए, that they belong to, below middle class, they don't have a proper income, but still अच्छा, उसकी जो लड़की है उसको प्लूरोसिस नाम की एक बीमारी हो गई थी, पोलियो टाइप का, जिसकी वजह से नाउ शी स्लाइटली लिम्प्स, वो हल्का सा लंगड़ाती है। ओके, और इस प्ले के अंदर ये भी दिखा रखा है कि अमेरिका कैसे, दैट कंट्री वेयर दे वांट टू इंप्रूव ऑल द टाइम। तो इसमें दिखा रखा है कि जो लॉरा विंगफील्ड है, इसको इसकी मदर ने टाइपिंग एक क्लास ज्वाइन करवा रखी है, लेकिन वहां पे वो इतना ज्यादा कंपटीशन है, देयर आर सो मेनी expectations of the mother and the teacher of the class, कि she leaves the class within few days, क्योंकि जैसे ही वो कंपटीशन में आती है या उसको तेज टाइप करना होता है तो उसको वॉमिटिंग आने लगती है। तो व्हेन शी फील्स सिक, इंग्लिश में टू फील सिक का मतलब होता है वॉमिटिंग आना। ओके, एक बार तो शायद वो शी थ्रोज अप देयर इन द क्लासरूम, ऐसा उसमें सीन दिखा रखा है। तो फिर वो वहां पे जाना बंद कर देती है, बट शी नेवर इन्फॉर्म्स हर मदर दैट शी इज नॉट गोइंग टू द क्लासरूम, दो शी गोज आउट ऑफ। और वो भरी सर्दी में, मेरे ख्याल से ये प्ले जो है वो, ये मुझे शहर का नाम भूल गया कहाँ पे ये प्ले दिखाया गया है, उसमें वो टाइपिंग क्लासेस जाने के नाम से निकलती है, लेकिन वो वहां पे अटेंड नहीं करती है। विमेन एंड लेडी, विमेन और लेडी में एक अंतर है बेटा, इट्स अ वेरी वेल नोन डिफरेंस। वुमन कैन बी any woman, okay, but lady means educated, belongs to a rich family, say wearing very good dress, okay, so that's why we say, जैसे मुझे याद आ रही है वो एक फिल्म आई थी ना, क्या था जिसमें वो गिटार बजाता है और becomes a very रॉक स्टार। तो रॉक स्टार में वो जो हीरोइन है, आपको याद होगा, उसमें वो कहती है कि अभी मैं अपनी जिंदगी जी लेती हूँ, अदरवाइज देन आफ्टर माई मैरिज आई विल बी अ लेडी। ओके, लेडी का मतलब होता है देन यू हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ लेडी। लेडी इज अगेन अंडर द क्लचेस ऑफ पेट्रियार्की, चिल्ला के बात ना करे, अच्छे कपड़े पहने, बॉनेट लगा रखा हो सिर के ऊपर, और हाय हेलो हाउ आर यू इस तरह से बात करती हो।
और वुमन कैन बी एनी 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 वुमन। जैसे मान लीजिए एक औरत है, सिर पर गठरी रखी हुई है और एक बस का इंतजार कर रही है, अपने बच्चे को संभाल रखा है, ऐसे खड़ी है, सोचो, इमेजिन करो, ऐसे देख रही है और सोच के देखो एक बार, तो दैट कैन बी अ वुमन। वुमन इज जस्ट अ जेंडर। ओके, तो अब मैं नहीं, शिकागो में नहीं है ये प्लेज, सेंट लुई, याद आ गया, लिखो सेंट लुई। द स्टोरी इज शोन इन सेंट लुइस। शिकागो में तो प्रीमियर हुआ था स्वाति, इट वॉज प्रीमियर्ड इन शिकागो। ठीक है, तो ये जो छोटी माइनर डिटेल्स है ये आप लोग जरूर पढ़िएगा। इफ आई एम डिस्कसिंग इट, इट मींस आपका एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। ओके, अच्छा, कितने बच्चे हैं क्लास में जिनको ग्लास मिनेजरी का मतलब पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनेजरी? और ये भी पता होना चाहिए कि ये जो मिनेजरी वर्ड है वो अमांडा यूज करती है। एक्चुअल में इस प्ले की शॉर्ट में स्टोरी बता देता हूं कि ये जो लॉरा नाम की लड़की है, अब ये लिंप करती है, थोड़ा सा लंगड़ाती है, तो इसके, अब आपको पता है इसको कोई जेंटलमैन कॉलर घर पे नहीं आता, मतलब देखने वाला, इसको पसंद करने वाला, इसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, इसकी पढ़ाई भी बीच में छूट गई है। इसकी माँ चाहती है, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग आता है कि गर्ल्स हु आर डिपेंडेंट द वे दे लिव। अमांडा का बहुत लंबा सा डायलॉग है जिसमें वो बयान करती है कि किस तरह से जो लड़कियां अर्न नहीं करती हैं, किस तरह से उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है, एंड दे लिव ऑन द मर्सी ऑफ देयर इधर ब्रदर इन लॉज और देयर सिस्टर इन लॉज, ऐसे करके इसमें दिखा रखा है। तो वो चाहती है कि मेरी लड़की कहीं ना कहीं सर्विस लग जाए एंड डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, तो अब ये लड़की जो होती है, ये छोटे 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 ग्लास के, छोटे छोटे ग्लास के, हाँ वो स्वाति पारिक आप देख लीजिएगा, सेंट लुई जगह का नाम भी है। तो सेंट लुई अपार्टमेंट नहीं होते, आई एम सो सॉरी, आई हैव ऑल ऑब्जेक्शन, आप चेक कीजिएगा। तो बता रहा था कि वो छोटे छोटे ग्लास के जो टॉयज आते हैं, ओके, उनको कलेक्ट करती है। कौन? लॉरा। और लॉरा को काफी सेंसिटिव दिखाया गया है एंड उसको प्ले में इस तरह से दिखाया गया। अच्छा, वो अपने उस ग्लास का कलेक्शन रखती है, ग्लास के क्या कहते हैं उसको, छोटे छोटे टॉयज का। अच्छा, अब एक बार क्या होता है कि माँ के बहुत ज्यादा जिद करने पर, जब माँ को अमांडा कम्स टू नो दैट शी डज नॉट गो टू द कॉलेज एंड शी स्किप्स द कॉलेज and she goes to museum or say parks and she passes out time and comes back in the evening, तो वो फिर अपने बेटे को कहती है कि इसके लिए किसी तरह से अरेंज करो एक जेंटलमैन कॉलर। तो फिर एक लड़का जो उसका फ्रेंड है, जिम ओ कॉनर, जो इसके साथ, लड़की के साथ हाई स्कूल में पढ़ता था, लिख लो जिम ओ कॉनर, JIM, जिम CONNOR। जिम ओ कॉनर जब इनके यहाँ पे आता है तो उसी दिन ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरने से उनकी लाइट भी चली जाती है। ठीक है, और वो जब लड़की के साथ डांस वांस करता है तो ये उसको अपना टॉय कलेक्शन दिखाती है। तो उसमें वो एक, देखो मैं फिर कलेक्ट, उसमें नाम भूल गया, ये मेरे पास है, इसका नाम मुझे भूल गया। देखो ये पेंसिल दिख रही है आपको, इसको क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न, है ना, ये यूनिकॉर्न दिख रहा है आपको? तो ये एक यूनिकॉर्न जैसा एक प्ले, एक टॉय है, और वो लड़का जब उसको देखता है तो उसका ये सींग टूट जाता है उससे। ओके, तो वो डायलॉग बहुत फेमस है उनका। तो वहां पे वो कहता है कि वो बहुत दुखी होती है कि इसका सींग टूट गया, क्योंकि वो एक यूनिक जानवर है। ओके, वो लड़का कहता है कि ये तो एक्सटिंक्ट हो गई है ये प्रजाति। तो वो लड़की कहती है, फिर वो उसके हाथ से जब उसका सींग टूट जाता है। अच्छा, यू हैव अ साइकोलॉजिकल एंड सेक्सुअल कॉनोटेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सीन, बिकॉज ये जो सींग टूटने की जो घटना है हॉर्न, यूनिकॉर्न की, दिस कैन बी टेकन एज अ मेल सेक्सुअल सिंबल। ओके, वो आप लोग अपने लेवल पे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस वो बहुत डिटेल में हमें नहीं पूछेंगे। तो उसके बाद वो लड़का कहता है कि ये टूट गया है, तो लड़की बोलती है कि अब नाउ इट हैज बिकम नॉर्मल, तो अब इसने अपनी स्पेशल फीचर को खो दिया है। इसका मतलब है कि अमेरिकन कॉमन मैन इज अनएबल टू फिट बिकॉज एवरीबडी इज इन द कॉम्पिटिशन। ये उस पूरे प्ले का जो समरी है, जो एसेंस है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट द राइटर वांट्स टू कन्वे। राइटर्स आर मोस्टली सेंसिटिव पीपल, ओके, एंड व्हाट दे वांट टू कन्वे, और वो चीजें हम लोगों तक पहुंचती भी है। ऐसे कभी मत समझिएगा कि राइटर सेंसिटिव होते हैं और हम नहीं होते। अगर हम नहीं होते तो वो चीज फेमस नहीं होती कभी भी। इट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दे सेंस व्हाट हैज एग्जैक्टली बीन शोन। क्लियर? तो इसमें ऐसा दिखाया गया है कि वो कॉमन मैन जो उतना कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन में बिलीव नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं द इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये जो प्ले है दिस ऑल्सो वॉज रिटन अंडर द प्रेशर ऑफ द रोरिंग 20s and the aftermaths of the roaring 20s. Earlier also I discussed this term, roaring 20s. How many of you are aware about this term, roaring 20s?
लिख लीजिए आप लोग पहले कॉपी में, रोरिंग, ROARING, रोरिंग 20s। रोरिंग 20s के बाद की सिचुएशन बता रखी है जिसके अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट क्लासेस लेने का रहता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो अब हमारा जो हीरो है टॉम विंगफील्ड, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। वो एक पोएट है, पोएट बनना चाहता है, लेकिन उसको काम करना पड़ रहा है शू वेयर हाउस में। ओके, और उसकी एक सॉलिलॉक्वी इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द प्ले। मुझे पूरे प्ले में वो सॉलिलॉक्वी ही पसंद आई कि वो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, बिकॉज दे हैव नेवर आस्क्ड any serious question on this play. So what I was thinking, like, they can ask you any question. मैं वो soliloquy बोल के बता रहा हूँ, आप लोग भले अभी उसको मत लिखना, but when I upload it on YouTube, you can write it down. Okay? So the moment the play starts. अच्छा, इसमें एक टेक्निक यूज की गई, मैं बता दूं फिर मैं भूल जाऊंगा, बिकॉज मुझे बहुत सारी चीजें पढ़ानी है आपको। एक स्क्रीन के ऊपर, ओरिजिनल प्ले में स्क्रीन के ऊपर जब जब ये डायलॉग चलता है और ये लोग आगे बोलते हैं, तो बीच बीच में इमेजेस आती हैं। जैसे जो जिम ओकॉनर जब इनके घर आता है तो वो उसको ब्लू रोजेस बोलता है। किसको? लॉरा विंगफील्ड को। तो उसकी माँ पूछती कि तुझे ब्लू रोजेस क्यों बोलता है? तो वो बताती है कि जब मुझे पोलियो हो गया था तो उस बीमारी का नाम था प्लूरोसिस, PLUEROSIS, प्लूरोसिस। तो जब उसने प्लूरोसिस बोला तो उस लड़के ने गलती से क्या सुन लिया? ब्लू रोजेस। ऐसा हम भी कई बार सुनते हैं ना। So again, I think there is a theme of words and linguistics, the uttered word, the message received. And there are so many things which are, इसीलिए ये ड्रामेटिस्ट बहुत फेमस है और ये ड्रामा भी बहुत फेमस है। तो वो उसको फिर उस लड़की को ब्लू रोजीज ही बुलाना शुरू करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है लड़का। ओके, और वो मेरे ख्याल से कोई शिप कंपनी ज्वाइन करना चाहता है और वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेता है। और मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, कार्नेगी का नाम सुना है आपने? हैव यू एवर कम अक्रॉस द नेम कार्नेगी? कार्नेगी एक जो लाइब्रेरी के लिए भी फेमस है, एंड ही वाज आल्सो फेमस फॉर एस्टैब्लिशिंग दीज सेल्फ हेल्प बुक्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट इन अमेरिका अराउंड 1920s, 30s एंड 40s। सेल्फ इंप्रूवमेंट क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री नहीं थी, व्हेन वी वर इन स्कूल, वी वर चिल्ड्रन, वी डिड नॉट हैव दीज काइंड ऑफ कोचिंग सेंटर्स एंड ऑल। लेकिन you must have seen that this coaching industry is now booming. This has come from the idea of Carnegie and from America. ये जो कोचिंग का कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका से आया है, that you should be working very hard, other than your main course, so that you can improve and you can compete with the world. And you all know that these competition centers somewhere, this coaching industry has increased the competition as such. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पूरे प्ले के अंदर देयर इज अ होल एटमॉस्फेयर ऑफ कंपटीशन, एंड देन द हॉरर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर एंड द डिप्रेशन इन द इकोनॉमी, दे आर लूमिंग लार्ज इन द प्ले। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन आएगा, कितने बच्चे हैं क्लास में जिनको पिकासो की एक पेंटिंग का नाम गुर्निका पता है? बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट पिकासोस पेंटिंग गुर्निका? GOURENICA, गुर्निका। बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू आर? आप लोग आज प्रेजेंट हो भी कि नहीं? आई फील दैट देयर इज नोबडी प्रेजेंट, ओनली 17 और 18 आईज आर वॉचिंग मी। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेजेंट। Are you aware about Picasso's painting Guernica? Because there will be a question. इस नॉवल के अंदर 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसपे क्वेश्चंस आएंगे आपको। जैसे यू मस्ट बी अवेयर अबाउट D.H. Lawrence novel which was banned. Are you aware about D.H. Lawrence novel which was banned? Because that novel is talked about in this play. Okay, चलिए लिखिए, मैं क्या क्या पूछ रहा हूँ मैं खुद ही भूल गया। गुर्निका का नाम लिखिए, बिकॉज उस पर स्क्रीन के ऊपर ब्लू रोजेज आते हैं, बीच बीच में स्क्रीन के ऊपर गुर्निका की पेंटिंग आ जाती है। गुर्निका एक पेंटिंग है जिसमें जो बच्चे ऑफलाइन क्लास के मेरे से जुड़े हुए हैं, स्वाति पारिक और बहुत सारे बच्चे इस वक्त मुझे देख रहे हैं, वो जानते हैं कि मेरी क्लास में एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई है जिसका नाम है गुर्निका। वो इसीलिए पेंटिंग लगा रखी ताकि बच्चों को दिखे क्लासरूम में एंटर करने के बाद, दे मस्ट नो, क्योंकि हम लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास बहुत सारी कोटेशंस का नॉलेज होना चाहिए, बहुत सारी पेंटिंग्स का नॉलेज होना चाहिए। ओके, गुर्निका पेंटिंग का नाम लिखिए, ये पिकासो की वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है। ओके, इसका रेफरेंस इस प्ले में आता है, वो क्वेश्चन पूछेंगे, बिकॉज दैट समहाउ टॉक्स अबाउट द horrible effects of war, where human beings are
गेट कन्वर्टेड इनटू दिस क्या कहते हैं इसको, उसका कारण है एनिमल्स बना देते हैं। तो उसमें आदमी और एनिमल, आप एक काम करेंगे, अभी मैं अपना कैमरा लेकर के नहीं जा सकता ये कि मैं ये देखो ये रही वो पेंटिंग, आप आज जरूर गुर्निका पेंटिंग को चेक करेंगे पिकासो की। ओके अच्छा, उसके बाद में लेडी शैटरलियर्स लवर लिखिए, लेडी शैटरलियर्स लवर विच वाज अ नॉवल विच वाज बैंड इन अमेरिका एंड यू नो ऑब्सीन ट्रायल जब हुआ था 1960s के अंदर, तब जाकर के इस नॉवल के ऊपर से बैन हटा था। सो जो टॉम ओकॉनर है, सॉरी टॉम विंगफील्ड ये नॉवल पढ़ता है और उसकी माँ जो है वो लाइब्रेरी के जो वो नॉवेल्स वापस करती है, तो वो देखती है कि ये कौन सा नॉवल पढ़ रहा है मेरा लड़का। देन यू नो क्योंकि मैंने बताया ना कि टेनेसी विलियम हैज शोन इन अमांडा विंगफील्ड सदर्न बैले, तो वो थोड़ा सा एक ऐसी औरत के रूप में देखती है अपने बच्चों को जो बिगड़ ना जाए। लेकिन आपको पता है टॉम जो विंगफील्ड है वो बहुत ज्यादा एक डेवलप्ड और एडल्ट कैरेक्टर है। वो चाहता है अपनी लाइफ जीना, लेकिन यू नो ही इज अंडर द क्लचेस ऑफ हिज मदर। क्लचेस नॉट एग्जैक्टली से, उसकी माँ चाहती है कि वो फ्री हो जाएगा, लेकिन पहले वो अपनी बहन को सेटल करे। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो इस ड्रामा में बहुत सारी बातें आती हैं। इसमें वो अपनी जो तनख्वाह है उसमें से बीच बीच में मूवीज देखने जाता है। he wants to become a writer, फिर वो there comes you know a scene where you know he went to a magician, there the magician gives you know a scene जिसमें एक आदमी को कॉफिन में डाल करके फिर जिंदा बाहर निकाल दिया जाता है। so that is also a very symbolic scene where the writer wants to convey a message that how trapped existentially you know feel this character टॉम विंगफील्ड फील्स। ओके, तो टॉम विंगफील्ड को ऐसे दिखाया कि किस तरह से वो फैमिली बर्डन में है। अच्छा, तो वो अमेरिकन कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा फील नहीं किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, आपको याद है वो एक हमारे राइटर हुए हैं, बहुत सारे राइटर हैं, जितने भी मॉडर्न राइटर्स वर राइटिंग इन इंग्लिश आर समवेयर राइटिंग फ्रॉम वेस्टर्न स्टैंड पॉइंट। ओके, एंड वो अपने जो कल्चर है उसको बड़ा नेगेटिवली देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक भाई होता है और 4 बहनें हैं, तो आपने देखा होगा कि वो जो भाई है वो सारी उम्र उन बहनों के यू नो ससुराल वालों को अलग अलग फंक्शंस पे तरह तरह की चीजें देते देते मतलब बूढ़ा हो जाता है, और उसको वो बर्डन फील होता है कि यार पिताजी मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां क्यों छोड़ के चले गए। सो अगेन समवेयर यू नो पेट्रियार्की हैज बीन क्वेश्चनड, डिपेंडेंस हैज बीन क्वेश्चनड, इकोनॉमिक क्राइसिस हैज बीन क्वेश्चनड। ओके, अब मैं वो डायलॉग बोल रहा हूं जो not sure, but this is about the memory, what I felt, what Amanda felt, what my sister Laura felt, what okay wo jo I'm sorry, there was a connection problem. So should I read? Okay, so Tom Wingfield says, yes, I have tricks in my pocket, I have things up my sleeve, but I am the opposite of a stage magician. He gives you an illusion that has an appearance of truth. I give you truth in the pleasant disguise. I repeat, yes, I have tricks in my pocket. I have things up my sleeve, but I am the opposite of a stage magician. He gives you an illusion that has an appearance of truth. I give you truth in the pleasant disguise. So again, this play is all about say memory, because memory is quite deceptive. हमेशा याद रखिएगा, memory is something you know which say memory में कुछ चीजें ऐसी चली जाती हैं you know और memory fallible भी है। कल भी मैं बात कर रहा था when I was talking about this सलमान रश्दी कि मेमोरी में कुछ चीजें चली जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं। तो आई थिंक नेचर ने हमारा माइंड ऐसा ही बनाया कि उतनी ही मेमोरीज रहती हैं जितना हम बर्दाश्त कर सकें। अदरवाइज मेमोरीज अगर फुल फ्लेज्ड कैमरे की तरह या रिकॉर्डिंग की तरह मेमोरीज चली जाएं तो वो हमारी मेमोरीज हमें मार डालें। ओके, सो दिस वाज यू नो द कंप्लीट so many different things you know I discussed regarding this play. आप लोग इसको थोड़ा सा मेरा कहना मान करके पढ़ लीजिएगा। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं एक दूसरा प्ले का नाम लिखिए, स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर। स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, ये भी एक बहुत सेंसिटिव प्ले है। मैंने इसको भी कल पढ़ा दोबारा से आपको पढ़ाने के लिए। ये टेनेसी विलियम्स का बहुत फेमस प्ले है। ये दोनों प्लेज बहुत फेमस हैं। क्लियर? इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है ब्लैंचे,
लिख लीजिए, BLANCHE. Kindly write yes if you are present, because I feel that today I'm talking to myself and very less number of students are present. Hello, can you hear me? Can you hear me? Those who are watching me first time when I upload this on YouTube, kindly subscribe to my channel. The name of my channel, those who are watching me on Facebook, is Mukesh Parikh Cosmos. I will upload this video on my YouTube channel. Okay, I see some of you now. Okay, that's great. Write down the name, A Streetcar Named Desire. A Streetcar Named Desire. ओके, वेरी फेमस प्ले. इस प्ले के अंदर 4 मेन कैरेक्टर्स हैं. ओके, लिख लीजिए उनके नाम. एक का नाम है ब्लैंशे. ब्लैंशे जो है वो एक प्लांटेशन की, इसमें भी वो सेम चीज दिखा रखी है दैट बिफोर वॉर the people who had plantation in the southern part of the country, they flourished. लेकिन किसी तरह से उनका प्लांटेशन का सब सारा जमीन बिक गया है और किस तरह से ये गरीब हो गए हैं. ओके, सो ये जो लड़की है इसकी बहन है स्टेला, ब्लैंशे एंड स्टेला. ब्लैंशे हैज कम टू स्टे विद स्टेला एंड हर हस्बैंड स्टैनले. लिख लीजिए, 3 कैरेक्टर्स के नाम तो आप लिख लीजिए. एक मेजर कैरेक्टर है स्टैनले, उसकी बीवी का नाम है स्टेला. ओके, स्टेला इज सिस्टर ऑफ ब्लैंशे. ओके, और जो ब्लैंशे है वो रहने आई है अपनी सिस्टर के साथ. ठीक है, दे आर लिविंग इन न्यू ऑर्लिन्स. न्यू ऑर्लिन्स एक खास जगह है जहां पे एक खास किस्म की प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी, कैथोलिक कम्युनिटी रहती है, जो थोड़ा बहुत आपस में ब्लैक और व्हाइट लोग मिक्स होकर के रहते हैं और दे आर बिट बिलो मिडिल क्लास पीपल. ओके, बट दिस ब्लैंशे शी हैज कम फ्रॉम अपर मिडिल क्लास, क्योंकि उनकी सारी जमीन जायदाद बिक गई है. तो शी हैज एन एयर ऑफ सम एरिस्टोक्रेसी विद हर. एयर का मतलब वो ऐसा सोचती है कि वो रिच है. ठीक है, लेकिन वो पुअर सेक्शन में अपनी बहन के साथ रहने आई है. और एक और कैरेक्टर का नाम लिख लीजिए, मिच, MITCH. ओके, स्टेला के हस्बैंड का नाम स्टैनले, STANLEY. ओके, स्टैनले. स्टेला की बहन जो रहने आई है साथ में, उसका नाम क्या है? ब्लैंशे. ओके, ब्लैंशे के बारे में बता दूं कि व्हेन शी वाज 17 years old, शी फेल इन लव विद अ पोएट. उसका नाम था एलन ग्रे. लिख लीजिए, वो लड़का जिससे ये शादी करती है बहुत कम उम्र में, एलन ग्रे. और वो लड़का बाद में शी कम्स टू नो, नहीं मैं दोबारा बताता हूं. देखो, एक लड़की है स्टेला, उसका हस्बैंड है स्टैनले. ठीक है, स्टेला और स्टैनले कहाँ रहते हैं? न्यू ऑर्लिन्स के अंदर, एक पुअर लोकेलिटी है. ठीक है, ब्लैंशे जो स्टेला की बड़ी बहन है वो इनके साथ रहने आई है. स्टेला के साथ रहने आई है ब्लैंशे. ब्लैंशे की शादी किसके साथ हुई थी? एलन ग्रे के साथ. एलन ग्रे को एक दिन ये एक थोड़ा सा एल्डर आदमी के साथ में बेडरूम में होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज में देख लेती है अपने हस्बैंड को, और वो हस्बैंड जो है फिर वो सुसाइड कर लेता है. शी शूट्स हिमसेल्फ. ओके, सो दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ होमोसेक्सुअलिटी ऑल्सो. समझ में आ रहा है? अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ, ये भी एक प्ले है इनका लिखा हुआ जिसमें भी होमोसेक्सुअलिटी का रेफरेंस आता है. ओके, तो 4 कैरेक्टर्स के नाम लिख लिए होंगे, स्टेला, स्टैनले, ब्लैंशे और मिच. और ब्लैंशे की शादी किसके साथ हुई थी? एलन ग्रे के साथ, जो अपने आप को शूट कर लेता है व्हेन उसकी जो डिटेल पता चलती है कि ही इज अ होमोसेक्सुअल. ठीक है, अब इसमें बस इतनी सी स्टोरी है कि जो स्टैनले है उसको इस बहन का आना अच्छा नहीं लगता है उसके घर में, बिकॉज उसको लगता है कि ये अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच करके और मेरी वाइफ का जो हिस्सा है वो खा रही है ये. ओके, शी इज एनक्रोचिंग अपॉन द. लेकिन बाद में इसको पता चलता है कि वाकई इसकी जमीन जायदाद बिक चुकी है. और ये जो लड़की है ये झूठ बोलती है इनके साथ आकर के. वो कहती है कि भाई मैं स्कूल में काम करती हूँ, लेकिन उसको स्कूल से निकाल दिया गया है. हुआ क्या कि शी हैज बीन शोन एज अ वेरी डिस्टर्ब्ड कैरेक्टर. आप मेरा कहना मान के आप इस प्ले को आप थोड़ा सा समरी डिटेल में पढ़ लीजिएगा आज. आई थिंक दे विल आस्क यू समथिंग रिगार्डिंग दिस प्ले ऑल्सो. इसमें स्टैनले को दिखाया है कि ही बिलोंग्स टू अ पुअर सेक्शन. तो ये जो ब्लैंशे आती है ये एक मेकअप सा हमेशा रखती है
और मिच जो इसका फ्रेंड है, इसके घर आता रहता है स्टैनले के, उसके साथ वो इसको पसंद करने लगता है, लेकिन ये कभी भी उससे पूरी लाइट में नहीं मिलती है, बिकॉज शी कीप्स हाइडिंग हर फेस बिकॉज शी इज नाउ मिडिल एज्ड। और ये शी हैज लॉस्ट हर रेपुटेशन बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड she had relationship with so many people, okay, and because she had a sexual liaison with a 17-year-old boy in the school where she was teaching as a teacher. There when this thing came to light, she was expelled from the school. ठीक है। अच्छा, एक इसमें मेटाफर है जो हो सकता है आपको पूछ ले। इसके घर में आने के बाद she calms her nerves by taking repeatedly bath। आपने कभी ऐसी कोई फिल्म देखी है जैसे साहब बीबी और गुलाम? बताइए मुझे, आपने साहब बीबी और गुलाम पिक्चर देखी है क्या? नहीं देखी? पुरानी वाली? अभी तो नई पिक्चर आ रही है साहब बीबी और गैंगस्टर। तो साहब बीबी और गुलाम फिल्म के अंदर है ना, एक औरत दिखा रखी व्हेन शी कीप्स वॉशिंग हर हैंड्स ऑल द टाइम। एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है ये, जिसमें ना यू वांट टू क्लीन योर सेल्फ ऑल द टाइम। तो ऐसा वो पूछ सकते हैं बिकॉज ये इसके घर में आने के बाद शी इज ऑब्सेस्ड विद, तो हमें ऐसा लगता है दैट शी इज टेकिंग बाथ ऑल द टाइम, बट एक्चुअली उसमें मैं जो साहब बीबी और गुलाम फिल्म का नाम ले रहा हूं, उसके अंदर मीना कुमारी की जो जेठानी है, एक बहुत क्या नाम है, विधवा है वो, और वो हमेशा हाथ धोती रहती है, क्लीनलीनेस को बहुत फॉलो करती है। तो एक्चुअली में क्लीनलीनेस इज अ मेटाफर, ओके, एक मेटाफर होता है। एक सेकेंड में कुछ लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो ये इसमें दिखाया कि शी कीप्स टेकिंग बाथ रिपीटेडली, और ये एक मेटाफर की तरह पूछ सकते हैं। और बस इतना दिखाया कि इसके माइंड में हमेशा वो म्यूजिक चलता रहता है जो उस पार्टी में चलता है, जब इसका हस्बैंड अपने आप को शूट करता है पार्टी में। जब वो अपने हस्बैंड को पहली बार बोलती है, क्योंकि जिस दिन ये अपने हस्बैंड को, कौन, ब्लैंचे अपने हस्बैंड को देखती है दैट ही इज इन बेड एंड इज अ होमोसेक्सुअल, तो देन शी सेज दैट इट्स क्वाइट डिसगस्टिंग एंड यू हैव स्पॉइल्ड माय लाइफ। तो वो हस्बैंड इतना गिल्टी कॉन्शियस फील करता है, लेकिन ये क्योंकि शी यूज्ड टू लव दैट गाय, तो ये कभी भी महसूस मतलब उस फीलिंग से बाहर नहीं आ पाती है, ओके। और वो पागल हो जाती है इस प्ले के एंड में। तो इस प्ले को मैं बहुत डिटेल में मैंने लिखा है, लेकिन मैं पढ़ा नहीं सकता बिकॉज इट विल टेक अ लॉट मच टाइम, ओके। आप देखिएगा इसमें किस तरह से बहुत सारे ऐसे सिंपल से सीन आते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे ये प्ले स्टार्ट होता है ना, तो उस अपार्टमेंट के अंदर ये स्टैनले आता है, और स्टैनले आते ही एक पैकेट जो होता है जिसके अंदर मांस है वो उछालता है ऊपर, अपनी पत्नी को देता है, स्टेला को। तो जो लोग हैं वो उसके अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, ओके। सो स्टैनले हैज बीन शोन एज अ पर्सन विद हु लव्स लाइफ। लिखो इसकी क्वालिटीज, लिखो आप स्टैनले की क्वालिटीज में क्या है। ही इज फिल्ड विद वाइटैलिटी, इट हैज बीन शोन इन द प्ले। स्टैनले इज अ पर्सन ऑफ वाइटैलिटी, हार्टीनेस, ब्रूटैलिटी। 2 बार ये अपनी बीवी को, स्टेला को, पीटता है, जो दिखा रखा है, लेकिन वो फिर भी पीट लेती है। लास्ट में स्टेला जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका बच्चा हो जाता है, लेकिन फिर डॉक्टर को बुला करके और इसको ये धीरे धीरे जो ब्लैंचे है ये अपनी बहन के यहाँ रहते क्योंकि इसको कहीं जाने की जगह नहीं है। तो वो अपना जब बर्थडे मनाती है, तो ये जो इसका जो जीजा लगता है, स्टेला का हस्बैंड स्टैनले, ये इसको एक टिकट लाके देता है। तो वो खोलती है, उसको क्या पता कि गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट के अंदर एक वापसी का टिकट है इसके घर का, लेकिन इसके पास तो घर है ही नहीं, तो ये कहाँ जाए। तो इसमें ऐसा दिखा रखा है कि ये पागल हो जाती है लास्ट में, और इसको नहाती हुई को पकड़ करके एक डॉक्टर बुलाया जाता है और एक नर्स बुलाई जाती है और इसको ले जाते हैं, और स्टेला बैठी रो रही है। और इस प्ले के अंदर ऐसा सीन दिखा रखा है लास्ट में। अच्छा, ये एक किचन में ये लोग बैठ के खेल रहे हैं, क्योंकि ये शायद 1 रूम और 2 रूम अपार्टमेंट का सीन दिखाया, बिकॉज दे आर नॉट वेरी रिच, ओके। तो स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर जो प्ले का टाइटल है, ये भी कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है। स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर जो है वो एक टैक्सी का नाम है, एक्चुअली में उस लोकेलिटी का नाम है, जिसमें ब्लैंचे आके उतरती है और वो कहती है कि मुझे किसी ने बताया कि उस एरिया में मेरी बहन रहती है। तो ये सब हमारे काम का नहीं है, ठीक है। और इनके जो इनकी एस्टेट थी जो बिक गई है, एस्टेट मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा जमीन जायदाद थी इनकी, किसकी, ब्लैंचे की, ब्लैंचे डिबुआ इनका पूरा नाम है,
वो उसका नाम पूछ सकते हैं, बैले रीव, राइट डाउन, BELLE, बैले रीव, REVE, ओके। और कुमकुम बेटा, अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, आई एम डिस्कसिंग टेनेसी विलियम्स प्ले अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, and I was discussing the names and everything of the play, but I'm not discussing in detail, ठीक है। अच्छा, इसका एक डायलॉग बहुत फेमस है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि एज यू ऑल नो दैट अमेरिका जो है उसमें डिफरेंट मिक्सचर आइडेंटिटीज के लोग रहते हैं, ओके। सो ये जो स्टैनले है ये पॉलिश है, मतलब पोलैंड से बिलोंग करता है, लेकिन इसके जो मैनर्स हैं वो ब्लैंचे को पसंद नहीं आते हैं, वो हमेशा इसको नीचा दिखाने की सोचती रहती है, ठीक है। तो एक बार जब ये इसको पॉलेक कह के पुकारती है, POLACK, शी कॉल्स हिम बाय द नेम ऑफ पॉलेक, विच इज अ काइंड ऑफ इंसल्टिंग वर्ड फॉर द पीपल हु हैड मिक्स्ड आइडेंटिटी देयर, ओके। देन जो स्टैनले है उसका एक डायलॉग बहुत फेमस है, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं, उसको आप लोग जब मैं इसको अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, वो वहां पे देख लीजिएगा। आई एम नॉट अ पॉलेक, पीपल फ्रॉम पोलैंड आर पोल्स, not Polacks, but what I am is a 100% American, born and raised in the greatest country on earth, and proud as hell of it. So don't ever call me a Polack. I repeat the dialogue. I am not a Polack, POLACK, Polack. People from Poland are Poles, not Polacks. But what I am is a 100% American, born and raised in the greatest country on earth, and proved as hell of it. I'm so sorry, proud as hell of it. So don't ever call me a Pollock. So ये डायलॉग आपको पूछ सकते हैं। देन दे कैन आस्क यू द लास्ट डायलॉग ऑफ द प्ले, क्योंकि जब डॉक्टर और नर्स स्ट्रेट जैकेट पहना करके जबरदस्ती खींच करके और ब्लैंचे को ले जा रहे हैं, तो उस वक्त ये जो किचन में गेम चल रहा होता है उसमें वो जीत जाते, तो वो बोलते हैं दिस गेम इज 7 कार्ड स्टड, राइट डाउन, दिस गेम इज 7 कार्ड स्टड। सो दैट वे इट्स वेरी हाईली सिंबॉलिक प्ले। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, इसमें मिच जो आता है और अपने घर में और उसको ब्लैंच को बोलता है कि तुम मुझसे हमेशा शाम को क्यों मिलती हो। कुंदन कुमार कह रहा है कि हाँ, मैंने कल ये डायलॉग इसलिए अपलोड किया था बिकॉज मैं सारे दिन यही काम करता रहता हूं ताकि स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं इससे हेल्प मिल जाए, और मेरी वॉल से मेरी यूट्यूब से, मेरे लेक्चर से, मेरे स्टडी मटेरियल से, ताकि उनका कोई ना कोई भला हो जाए, ठीक है। चलिए, मैंने ये डायलॉग बोल के सुना दिया, मैं ज्यादा डिटेल में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस प्ले नाउ, ओके। आई रीड, आप प्लीज इस प्ले को आज आप पढ़िएगा। वी हैव डिस्कस्ड 2 प्लेज, द ग्लास मेनेजरी। मैं बताना चाह रहा था कि मेनेजरी वर्ड क्या था, मैं भूल गया वहां पे डिस्कस करते करते। मेनेजरी बोलते हैं पिंजरे को। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्लियर प्ले नाउ, कि जो हमारी लॉरा जो मेन कैरेक्टर है वो ग्लास के पिंजरे में कैद है, और इसमें एक सिंबॉलिक मीनिंग दिखाया कि वो जब तक बाहर नहीं आ जाती उस पिंजरे से, शी कैन नॉट लिव अ लाइफ हैप्पीली। इन द स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर में जो स्टैनले है उसका काम क्या है, वो हर वक्त ब्लैंचे को अपने इल्यूजरी वर्ल्ड से बाहर आने के लिए कहता रहता है। वो पागल क्यों हो जाती है? बिकॉज शी इज नॉट कमिंग टू द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये सेंसिटिव प्ले राइट जो है ना टेनेसी विलियम्स, देखो एडवर्ड एलबी है, आर्थर मिलर है, इंग्लिश में बहुत सारे अमेरिकन राइटर्स हैं जिनको अलग अलग अवार्ड मिले हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये बताओ कि अमेरिकन कल्चर में दैट द थीम ऑफ जो कंपटीशन है, आपको नहीं लगता वो सेंसिटिव पर्सन को मार डालती है? Don't you think like with this world around us with competition is somewhere is taking a great toll on the sensitive people like you and me? देखिए, सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है कंपटीशन से। कंपटीशन को कभी भी कोई इंटेलेक्चुअल पसंद नहीं करता है, okay? And we are dragging this world again and again towards heavy metropolitan cities and urbanization, and that urbanization creates a kind of competition which kills humanity ultimately, okay? मुझे बहुत ज़्यादा बोलने का मन कर रहा है, लेकिन आप समझ जाओ कि because this is an online class and revision class where I have to touch upon so many different things. अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना था
और जब मैं कल रात को उसको पढ़ रहा था कि मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो आपको पहले एक और राइटर का नाम लिखना चाहिए। लिखिए लॉरेन हैंसबेरी। लॉरेन LORRAINE, लॉरेन हैंसबेरी, HANSBERRY। आप में से कितने स्टूडेंट्स ने लॉरेंस हैंसबेरी का नाम सुना है, बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द नेम ऑफ लॉरेन हैंसबेरी? I'm waiting for your answer. Lauren Hansberry. There was a question, from his play. इनका एक 1955 का प्ले है जिस पे नेट में क्वेश्चन आ रखा है ऑलरेडी। क्या मैं उस फेमस प्ले का नाम बोलूं? Lauren Hansberry. Should I name the famous play written by this writer? Okay. A Raisin in the Sun. लिखो A Raisin, RAISIN, raisin। raisin जानते हो ना आप लोग? एक बड़ी सी किशमिश होती है जिसको बोलते हैं। ओके, a raisin in the sun। raisin डार्क कलर की होती है। सो दिस प्ले a raisin in the sun 1955। I'm not telling you the main characters of this play। आप this is your homework today, you have to read, clear। लेकिन आपको इतना सा समझना है कि ये क्वेश्चन नेट में आया था। एक्चुअल में इस प्ले के अंदर देयर कम्स द रेफरेंस ऑफ एक पोएम है जो लैंगस्टन ह्यूज ने लिखी थी। पहले मैं इस प्ले के बारे में बता देता हूँ। लिखो लॉरेन हैंसबेरी का जो प्ले है, दिस इज बेस्ड ऑन अ स्टोरी कि एक फैमिली होती है, उस फैमिली वो निग्रो फैमिली है। ओके, और उसमें फादर की जो डेथ हो जाती है तो उसकी इंश्योरेंस के पैसे से एक उसका जो लड़का है वो चाहता है कि वो लिकर शराब का बिजनेस करे, बट मदर चाहती है कि वो ऐसा ना करे। तो उसमें क्या दिखाते हैं कि वो मदर जब उसका पैसा मिलता है तो एक मकान खरीदना चाहती है। ओके, और वो वाइट नेबरहुड में वो मकान खरीदते हैं। ओके, अब वाइट नेबरहुड में जो मकान खरीदते हैं तो उनको और कुछ पैसा वो अपने बेटे को दे देती है, और बाद में वो पैसा जो है वो उसके बेटे का जो स्ट्रीट स्मार्ट फ्रेंड है वो एब्सकॉन्ड हो जाता है, उस पैसे को लेकर भाग जाता है। तो देन ब्रदर एंड सिस्टर्स दे फेस पॉवर्टी, और उसमें ऐसा दिखा रखा है दैट कि आप अगर किसी वाइट लोकेलिटी में अगर ब्लैक लोग मकान लेते हैं तो किस तरह से वाइट लोकेलिटी रिएक्ट करती है। ओके, इट इज काइंड ऑफ प्ले विच शोज अस द ट्रू फेस ऑफ अमेरिका। ओके, जैसे हम लोग कहते हैं ना, वी आर एगैलिटेरियन एंड देयर इज नो अनटचेबिलिटी। हालांकि मैं जब इस प्ले को पढ़ रहा था, बताने की सोच रहा था कि आपको कभी आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस प्ले, तो आपने कभी नोटिस किया है, हैव यू एवर सीन मुस्लिम एंड हिंदूज लिविंग टुगेदर इन इंडिया, or say a low caste or a high caste people living together, and they have been so close that they are sharing their food and all। देखिए, अभी हमें डेमोक्रेसी और एगैलिटेरियन की डेफिनेशंस को समझने में हिंदुस्तान में बहुत टाइम लगेगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री अमेरिका which is which claims itself to be the champion of democracy, egalitarian, equality, liberty, blah blah blah। Okay, but as such the people there, they are still, their mentality is so divided, okay, that they still believe in this apartheid and all। तो इस प्ले के ऊपर एक और प्ले लिखा गया था, और वो प्ले को पुलित्जर अवार्ड मिला है। मैं पहले एक बात बता दूं आपको कि चलिए बताइए आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं दोज हु नो दैट व्हाट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन अमेरिका। द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड गिवन टू ड्रामा इन अमेरिका। टेल मी, दिस इज अ क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन टू एवरीबॉडी। द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड गिवन टू ड्रामा इन अमेरिका, बोल के बताइए। यू कैन राइट। The rest is silence। कोई जवाब नहीं आ रहा है। माय गुडनेस, चलिए लिखिए। एक तो पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है, वो तो आपको पता है, पोइट को भी मिलता है। मुझे याद है शायद एडवर्ड एल्बी को 3 या 4 बार पुलित्जर अवार्ड मिला था उनके ड्रामास के लिए। एडवर्ड एल्बी का नाम सुना है आपने? एडवर्ड एल्बी। तो पुलित्जर अवार्ड के अलावा एक टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले दिया जाता है। लिखो टोनी अवार्ड, लिखो टोनी अवार्ड। आप लिख लीजिए so that you can do some research throughout the day। All these best dramas are awarded Tony
अवार्ड फॉर द बेस्ट प्ले। क्लियर, लिख लिया। सो एक है क्लाइबॉर्न पार्क, एक प्ले का नाम लिखो जो ब्रूस नॉरिस ने लिखा था 2010 में, जिसको पुलित्जर अवार्ड मिला। लिखो ब्रूस नॉरिस, तो राइटर का नाम है, BR, ये इस बार आ सकता है क्वेश्चन, BRUCE, ब्रूस नॉरिस। ये वो वर्क्स हैं विच आर क्वाइट न्यू एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट दीज वर्क्स। हम केवल एमिली डिकिंसन पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना, और भी जो कॉमन राइटर्स हमारे सिलेबस में होते हैं। ब्रूस, BRUCE, नॉरिस, लिख लीजिए फटाफट से, ब्रूस नॉरिस। ब्रूस नॉरिस का एक प्ले है क्लाइबॉर्न पार्क, CLYBOURNE। क्लाइबॉर्न पार्क इस लोकेलिटी का नाम है। प्ले वॉज पब्लिश्ड इन 2010। इट डिपिक्ट्स फिक्शनल इवेंट्स सेट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द हैंसबरी प्ले। तो जैसे आपको याद है ये जो है ना अपना प्ले, देखिए कई बार क्या होता है, कुछ नॉवेल्स या कुछ ड्रामास के सीक्वल और प्रीक्वल लिख दिए जाते हैं इमेजिनरी तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो अभी मैं आपको बहुत ज्यादा डाइग्रेस नहीं करता हूं, चलो आप पहले बताओ क्लाइबॉर्न पार्क का नाम लिख लिया क्या आपने? क्लाइबॉर्न पार्क, इट इज अ प्ले रिटन बाय ब्रूस नॉरिस which was given Pulitzer Prize for Drama and the Tony Award for the Best Play, which is based on Lauren Hansberry play, famous play A Raisin in the Sun। इसमें दिखा रखा है कि किस तरह से एक पादरी उसी ड्रामा की सारी घटनाओं को रिक्रिएट कर दिया, कि कैसे अमेरिकन का ट्रू फेस दिखाने के लिए कि किस तरह से एक प्रीस्ट जाकर के और उस पड़ोसी को कहता है कि आप ये मकान मत खरीदो, ये ब्लैक लोग अगर यहाँ पे आ गए तो किस तरह से यहाँ के लोगों को बुरा लगेगा। और कहते हैं 1950 60s के अंदर अगर व्हाइट लोकेलिटी में किसी ब्लैक ने मकान खरीद लिया तो उस पर केस कर देते थे, उसको फंसा देते थे, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ये नाम सुना है आपने? आपको पता होना चाहिए कि जो भी अपार्थाइड से रिलेटेड है वो सारे वर्क्स अमेरिकन लिटरेचर में फेमस है। तो आज की क्लास में हमने टेनेसी विलियम्स के 2 प्लेज, लॉरेन हैंसबरी का एक प्ले, फेमस प्ले द रेजिन इन द सन, एंड क्लाइबॉर्न पार्क जो ब्रूस नॉरिस का लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत बातचीत कर ली है। अभी मुझे बहुत सारी बात और करनी है आपसे। आप एक काम करें, अब लैंगस्टन ह्यूज का नाम लिखिए, क्योंकि जो लॉरेन हैंसबरी पे क्वेश्चन आया था वो यही आया था कि उन्होंने उसको उसमें किस राइटर को कोट किया है। तो लैंगस्टन ह्यूज का नाम भी आपने सुन रखा होगा, LANGSTON, लैंगस्टन ह्यूज, लिखते जाइए LANGSTAN, लैंगस्टन ह्यूज, HUGHES। और मुझे लिख के बताइए, डू यू रियली नो हु लैंगस्टन ह्यूज वॉज? अ वेरी फेमस नेम बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, he was a social activist, he was a novelist, he was a playwright, he was a columnist, columnist होता है जो कॉलम लिखता है अखबार के अंदर, ठीक है। और इनकी एक हार्लेम नाम की पोएम बहुत फेमस है, हार्लेम। और हार्लेम जो पोएम है उसका एक्चुअल टाइटल लिखो, हार्लेम, द पोएम रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूज। द रियल टाइटल ऑफ दिस पोएम इज Montage, MONTAGE, Montage of Dream Deferred, Montage of a Dream Deferred। एक क्वेश्चन नेट में आ रखा है, तो अब ये क्वेश्चन आ रखा है तो इससे आसपास की चीजें पूछेंगे, तो इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सो दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चन ओवर देयर। ओके, यस तो लिखिए कम से कम, Montage of a Dream Deferred, एक सपना जो टूट गया उस पर एक मोन्टाज है, ये पोएम का टाइटल है। द पोएम इज वेरी फेमस, इट्स अ लॉन्ग पोएम रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूज, बुक लेंथ पोएम है ये, बहुत बड़ी, जैसे हाउल एक बहुत बड़ी पोएम है, ठीक है। अच्छा, इस पोएम का नाम हार्लेम भी है। अच्छा, अब हार्लेम का नाम आया, सो इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू अबाउट हार्लेम रेनेसा। चलिए लिखिए अनदर टर्म, हार्लेम रेनेसा। हमारे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे रेनेसा हैं, इटालियन रेनेसा, से बंगाल रेनेसा, देयर आर डिफरेंट रेनेसास। ओके, उसमें एक हार्लेम रेनेसा बहुत फेमस है, लिख लीजिए हार्लेम रेनेसा, HARLEM, हार्लेम रेनेसा। आपको पता है कि हार्लेम एक जगह का नाम है, इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस इन मैनहट्टन इन न्यूयॉर्क सिटी, जिसमें बहुत ज्यादा जब रोरिंग 20s के बाद में जब ये डिप्रेशन आया था ना 1930s के आसपास, तो बहुत ज्यादा एक माइग्रेशन हुआ था और अफ्रो अमेरिकन थीम पर बेस्ड एक लोकेलिटी, बहुत बड़ी लोकेलिटी वहां पे इकट्ठी होकर रहने लग गई थी।
और उन्होंने जो आर्ट फॉर्म है, एफ्रो अमेरिकन एक टर्म है आज, लिखिए एफ्रो अमेरिकन। मतलब देखिए, अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट कंट्री माना जाएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि उस कंट्री के अंदर जब ये जो निग्रोज हैं उन्होंने मतलब इनका पूरा साथ दिया, और जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उसमें लिखा गया भाई ठीक है, जब ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों से, तो दे सेड कि अगर ये निग्रोज हमारी हेल्प करेंगे तो जब हम ये कंट्री को आज़ाद करा लेंगे तो हम तुमको फ्री कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनली तो दे आर फ्री, लेकिन आपको पता है सोशली, कल्चरली, साइकोलॉजिकली अभी भी ब्लैक को ब्लैक नजर से देखा जाता है। जैसे इंडिया में अभी भी अपार्थाइड क्या बोलते हैं उसको, अनटचेबिलिटी है, कि हम लोग कहीं ना कहीं मन में सोचते हैं कि ये उस जात का है, मैं इस जात का हूं, हम कहीं ना कहीं सरनेम पूछ ही लेते हैं। ओके, सो ये सब चीजें इसमें दिखा रखी है। अब यहां पे जस्ट द मोमेंट आई टॉक अबाउट अफ्रो अमेरिकन आइडेंटिटी, तो एकदम से हार्लेम रेनेसा का नाम आता है। और हार्लेम रेनेसा इज फेमस एज अ टर्म बिकॉज इन दैट देयर केम द कॉन्सेप्ट ऑफ बीट जनरेशन एंड जैज पोइट्री। लिखिए अनदर टर्म, बीट जनरेशन एंड जैज पोइट्री। ये जैज वर्ड आपको पता है कि आर यू अवेयर अबाउट द वर्ड जैज? बताइए, लिख के बताइए, आर यू अवेयर अबाउट द वर्ड जैज? क्या होता है जैज पोइट्री? अगर आप जैज वर्ड की एटिमोलॉजी पे जाओगे ना, तो ये आया है जैस्म वर्ड से, JASM, जिसका मतलब होता है एनर्जी। ओके, तो कभी कोई जैज म्यूजिक सुनिए आप, ओके, तो उसमें दो तीन थीम होती है। एक तो स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा होती है, एक इसमें एक डायलॉग को एक्सचेंज करने का कॉन्सेप्ट होता है, एक इसमें बहुत तेज तेज बीट्स बजती हैं, एक काउंटर कल्चर का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जो हिप हॉप कल्चर है, या पहले बताओ जैज म्यूजिक पता है कि नहीं पता है? आर यू अवेयर अबाउट जैज? You know, it became famous in 1920s and 30s, and then became a bit prominent in 1950s and 60s. Okay, and इसके अंदर इसकी जो रूट्स है वो ब्लूज में है। ब्लूज, अब ये ब्लूज का भी आपको पता होना चाहिए। ब्लूज, BLUES, ये सब टर्म्स लिखिए, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैज पोइट्री की मैं बात कर रहा हूं, आई टॉक अबाउट द एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब होता है फ्रॉम वेयर द वर्ड ओरिजिनेटेड। द वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड JASM, जैस्म। जैस्म मीन्स एनर्जी। ओके, सो एफ्रो अमेरिकन मीन टू से इन हार्लेम, दैट प्लेस वेयर African people stayed, but they were the citizens of America, okay, who were denied access to equality in terms of social and cultural and political and economic areas. So all these things had their अच्छा, एक बात का आपको और ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी भी रेस को, किसी स्पीशीज को आप बहुत डिनाई करते हो ना, तो दे गो बैक टू देयर रूट्स। समझाता हूं कैसे। एक बहुत टिपिकल चीज है, अगर अभी हम इंडियंस हैं और अगर हम लोगों को बहुत ज्यादा नौकरी मिले, बहुत ज्यादा नौकरी मिले, या बहुत ज्यादा बाहर जाने का मौका मिले, so then we will not be looking back, we will not be nostalgic. आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब मुगल यहां आए थे और जब सभी सरकारी नौकरियों में मुस्लिम्स जब आ गए होंगे, इमेजिन कीजिए, ये सब रिसर्च से सामने आया है। आई रेड इट इन गुरचरण दास बुक। गुरचरण दास एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट भी हैं और राइटर भी हैं। तो गुरचरण दास बताते हैं कि हमारे यहाँ पे जो भक्ति आंदोलन हुआ है ना, भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा कारण ही यही था कि हालांकि ही इज क्वाइट डाउटफुल अबाउट हिज ओन कमेंट्री, बट ही सेज कि जब सारी नौकरियां मुगल को या मुस्लिम्स को मिल रही हैं, तो यहाँ के लोग जो थे दे बिकेम बिट नॉस्टैल्जिक। ओके, तो नॉस्टैल्जिक हम कब हो जाते हैं? जैसे अभी हमारे पास कोई काम नहीं है। आपने देखा होगा कि जब हम नया लॉकडाउन लगा था ना, तो सभी लोग अपनी एल्बम्स उठा के देख रहे थे और अपनी फोटोज डाल रहे थे। मैंने भी बहुत फोटोज शेयर की थी अपने फेसबुक वॉल के ऊपर। सो व्हेन यू बिकम lonely, you have no share in the economy, and you have no equality, and that you are not participating in a country, then you become a bit nostalgic. तो ये अपने रूट्स तलाश कर रहे थे अफ्रीकन्स, और ये इनकी अपना खुद का एक म्यूजिकल स्टाइल था जो बाहर आया, और उसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ब्लूज। अब ब्लूज में क्या होता है, बहुत सारे शाउटिंग बहुत होती है ब्लूज के अंदर। आपने कभी किसी अफ्रीकन को डांस करते देखा होगा?
देखिए कभी किसी अफ्रीकन को बहुत ज्यादा पेल्विस जायरेशन बहुत करते हैं, बहुत उछलते हैं, मुंह से तरह तरह की आवाजें निकालते हैं, ठीक है। चैंट्स होते हैं बहुत ज्यादा, उसके अंदर वर्क सॉन्ग्स होते हैं, स्पिरिचुअलिटी होती है, नैरेटिव होती है, बहुत सारी चीजें उसमें शामिल होती है। रॉक एंड रोल से आप डिक 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 डिक, ये जो आया है ना, ये रॉक स्टाइल जिसको अपन बोलने लगे हैं, ये कहीं ना कहीं ब्लूज से रिलेटेड है। और ब्लूज का एक नेगेटिव मीनिंग भी है। ब्लूज मीन समवेयर दे आर लेमेंटिंग एट देयर लॉट, ओके। और बीट जनरेशन में लिखिए, बीट जनरेशन का हेडिंग डालिए आप लोग। तो जब मैं हार्लेम रेनेसा की बात करूंगा, व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यू नीग्रो मूवमेंट, इसको न्यू नीग्रो मूवमेंट भी बोलते हैं, लिख लीजिए, न्यू नीग्रो मूवमेंट, ओके। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पोएट आते हैं हु रोट इन दिस कैटेगरी, हालांकि इसमें और भी बड़े बड़े कवियों के नाम आते हैं, जैसे जिन्होंने वो पोएम लिखी थी हाउल, तो लैंगस्टन ह्यूज लेकिन पहले राइटर है, ओके। और जो मैं अभी प्ले का नाम ले रहा था लॉरेन हैंसबरी का रेजिन इन द सन, उसमें इन्होंने कोटेशन दी है इस प्ले की, इस लैंगस्टन ह्यूज की, जो मोन्टाज ऑफ अ ड्रीम डेफर्ड जो पोएम है, जिसका दूसरा नाम हार्लेम है। हार्लेम से मैं सारी चीजें समझाने आ गया आपको, ओके। अब बीट जनरेशन की क्वालिटीज लिख लीजिए आज की क्लास में, उनमें से भी एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको। बीट जनरेशन, ओके। पहला पॉइंट लिखिए, रिजेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नैरेटिव वैल्यूज, क्योंकि वो ओरल लिटरेचर पे बेस्ड होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यू नो दैट रिटन वर्ड इज डिनाइड टू यू। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको आपने कोई पोएम लिखी है और उसको कोई पब्लिश नहीं कर रहा है, तो आपको नहीं लगता दिस न्यू जो कॉन्सेप्ट्स आए हैं, ब्लॉग राइटिंग, आजकल व्लॉग भी आ गया है, कि आपको कोई शूट नहीं कर रहा है, आपको कोई नोबडी शोइंग इंपॉर्टेंस टू यू, बिकॉज इसे बोलते हैं पोस्ट मॉडर्न, के इंडिविजुअल इज गेटिंग हिज ड्यू बाय टेक्नोलॉजी ऑल्सो। सो देर आर नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म दैट वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास, बट अभी इतना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अमेरिका में आफ्टर 1950s एंड 60s जो पोस्ट मॉडर्निज्म आया, उसमें इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, कि इफ यू हैव रिटन समथिंग एंड दैट इज नॉट पब्लिश्ड बाय अ पब्लिशर, देन यू विल सिंग इट, तुम इसको ब्लॉग पे लिख दोगे, यू विल बिकम योर ओन राइटर, इजंट इट। जैसे पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इट्स समवेयर लाइक टू बी मोर ओरल, एंड आपको मालूम होना चाहिए कि ओरल ट्रेडिशन तो अफ्रीकन लिटरेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ओके। सो दे आर सिंगिंग, क्लियर? सो दे रिजेक्ट द नैरेटिव स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉलोनाइज, क्योंकि ये अफ्रीकन्स भी मानते हैं कि दे वर ऑल्सो कॉलोनाइज्ड बाय द वाइट कम्युनिटी, ठीक है। नंबर 2, मेकिंग अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट। अपनी बीट जनरेशन की पोएम्स कभी आप हाउल पढ़ के देखिएगा, एलन जिन्सबर्ग की लिखी हुई है, लिख लीजिए हाउल। इस पे भी क्वेश्चन आया, सोलोमन का क्वेश्चन आ रखा है, इसका सबटाइटल है इट इज डिवोटेड टू, आई थिंक डेडिकेटेड टू सोलोमन, उनके फ्रेंड थे, ओके। तो एलन जिन्सबर्ग की पोएम है हाउल, और आपको शायद जिन्सबर्ग के बारे में पता होगा, वो आए थे ऋषिकेश, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स है ना, उनको वो सर्च करते हैं, उनकी रूट्स सर्च करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, लिख लीजिए, दे एक्सप्लोर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रिलीजन, ठीक है। सो क्या क्या बताया मैंने? रिजेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नैरेटिव वैल्यूज, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मेकिंग अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट। थर्ड पॉइंट इज एक्सप्लोरेशन ऑफ अमेरिकन एंड ईस्टर्न रिलीजन। ईस्टर्न में मैंने लिंक कर दिया। जब मैं ईस्टर्न की बात करता हूं तो यू शुड रिमेंबर दिस एमरसन, वॉल्ट विटमैन, जिनका स्वेज कैनाल जब बनी थी तो उन्होंने वो पैसेज टू इंडिया एक पोएम लिखी थी, जिसके ऊपर E.M. फोस्टर का नॉवल पैसेज टू इंडिया टाइटल पड़ा था, बिकॉज ही वाज so happy, Walt Whitman, that now the distance between America and India is so less. A country which is the center of spirituality. ओके, सो इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ कंट्री, और वो मैं पहले बता चुका हूं, एमरसन ने ब्रह्मा नाम की पोएम लिखी थी। सो दीज राइटर्स इन ट्रांसेंडेंटलिज्म वी कॉल इट, लिख लीजिए ट्रांसेंडेंटलिज्म। सो ट्रांसेंडेंटलिज्म पे आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ यूट्यूब वीडियो जिसमें द थिंग्स आर रिटन एंड आई एम रीडिंग देम वेरी sincerely. So those sincere student who really want, because you will also get another question on transcendentalism. So when I talk about Walt Whitman, and Walt Whitman इनसे एक जनरेशन पहले के हैं, लैंगस्टन ह्यूज से, क्लियर? तो उस पे आप जाकर के मेरे YouTube चैनल मुकेश पारिक कॉस्मोस पे जाकर वो वीडियो आज जरूर देखेंगे। यस लिख के बताइए कि आप आज मेरा वीडियो देखेंगे ट्रांसेंडेंटलिज्म के ऊपर, ओके? चलिए, आपको सो नेक्स्ट पॉइंट वाज रिजेक्शन ऑफ इकोनॉमिक मटीरियलिज्म।
वो इकोनॉमिक मटेरियलिज्म को रिजेक्ट करते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक मटेरियलिज्म इज बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। देन दे एक्सप्लिसिटली जो ह्यूमन कंडीशन है उनको पोर्ट्रे करते हैं। तो ह्यूमन कंडीशंस हार्लेम में कैसे दिखाएंगे, बिकॉज इन हार्लेम ऑल द अफ्रीकन पीपल्स आर लिविंग एंड दे आर द पीपल हु आर द एक्सप्लॉयटेड लॉट। ओके, सो ह्यूमन कंडीशन इज शोन क्लियर। मुझे वो प्ले का नाम याद दिलाइए एक बार, क्या नाम है उस नॉवल का नाम, क्या नाम है उसको, एक क्या नाम है, देखो नाम भूल रहा हूं, जिसको नोबेल प्राइज मिला है ना वो, एक ही आंख पे है वो, एक देखो क्या एकदम कई बार दिमाग से चीजें निकल जाती हैं। सिंगल आई, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंगल आई इन दैट नॉवल, दैट राइटर वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। If you remember, kindly write it so that I can just touch that writer also. So here I'm talking about this that explicit portrayal of the human conditions. Okay, these writers of the Beat generation, and they are very much famous doing experimentation with the psychedelic, psychedelic. Write down psychedelic. Psychedelic drugs होती है ना, जैसे आपने कुछ drugs ले ली, then you are in a trance, you are high, and then in that condition you are writing something. So I would like to remind you that hip hop culture, जिसको hippie culture बोलते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा, वो मूवी देखिए क्या आपने, जिसमें वो गाना है फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, जीनत अमान की जो मूवी है। If you remember that movie, they have shown hippie culture, clear? ओशो नहीं, बिलवड वाली राइटर है शिवा, मिस्टर शिवा, बिलवड की राइटर का नाम क्या है बताइए मुझे। नो नो, नॉट इशिगुरो, बिलवड की राइटर का नाम बताइए। बिलवड जो नॉवल है उसके राइटर का नाम बताइए एक बार सभी लोग, हेल्प मी, बिकॉज लेक्चर देते देते और कैमरा फेस करते करते हम कई चीजें भूल जाते हैं, हजार चीजें एक्स्ट्रा याद आ जाती हैं। The name of the writer of the novel Beloved, उसका नाम लीजिए। हाँ, द ब्लूएस्ट आई, आई थिंक मुझे याद आया, द ब्लूएस्ट आई लिख लीजिए। जो ब्लूएस्ट आई जो नॉवल है ना, नोबेल प्राइज विनर, अभी याद आ जाएगा, तुमसे ज्यादा तो मुझे ही याद आ जाएगा। देखो द ब्लूएस्ट आई किसने लिखा है बताइए। उस प्ले में देयर कम्स टोनी मॉरिसन, थैंक यू शत्रुपा, टोनी मॉरिसन, द नोबेल प्राइज विनर, शी इज फेमस फॉर राइटिंग दिस बिलवड, टार बेबी एंड ऑल दीज नॉवेल्स। एक क्वेश्चन टोनी मॉरिसन पे भी आप पक्का मान लीजिए नेट के अंदर। ओके, सो इन दैट ब्लूएस्ट आई, that the killing effect of the white community on the people, कि वो जो हमारी हीरोइन है, वो छोटी सी बच्ची है, she is impregnated by her father. She feels that she is so beautiful that she has blue eyes, clear? So what I was talking about के that hippie culture. So ये जो beat generation के writers थे, poets थे, they used to have experimentation with the psychedelic drugs. And another aspect is that they were very very liberated in the sexual mores. एक term लिखिए, sexual mores, MORES। एक वर्ड है, आपको आता है ये वर्ड, MORES, लिखिए पहले ये वर्ड, write down the word mores, MORES. How many of you are aware about the word mores? Do you know this word mores? Mores means your your values, okay, your cultural values. So social mores. So sexually they are very experimental and liberated people. They can sleep with so many different people and without feeling ashamed of, clear? And then they explore the world. So these are the qualities of the beat generation writers. So this is all about today's American literature. We talked about so many different things. Okay, now मुझे नहीं मालूम क्या टाइम हुआ है, आप लिखिए फटाफट से W.H. Auden के बारे में। I'll be discussing in say 15 to 20 minutes this writer also. इस पे भी कोई ना कोई क्वेश्चन आप मान के चलिए आएगा। उनका पूरा नाम लिख लीजिए, विस्टन ह्यू ऑडन। ओके, अच्छा, इनके बारे में आपको जो दो चार बातें पता होनी चाहिए। दैट ही बिलोंग टू अ रिच फैमिली, हिज फादर वाज अ डॉक्टर, बट ही हैड अ लॉट मच इंटरेस्ट इन से क्लासिकल थिंग्स एंड इन द फोक कल्चर,
and his mother was a strict एंग्लिकन एंग्लिकन इन द सेंस दैट वो एंग्लिकन चर्च से बिलोंग करती थी। तो दोनों का असर इनके ऊपर पड़ा और उन्होंने बाद में ही वाज बोर्न इन बर्मिंघम इन इंग्लैंड, बट बाद में उन्होंने 36 के आसपास शायद वो अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली थी, ऑर्डन। ठीक है, सो ऑर्डन वाज एन ब्रिटिश राइटर बट लेटर ऑन ही बिकेम अमेरिकन, सो इसलिए मैंने इनको चूज किया है आज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में जब वो अमेरिका गए तो वहां पे उनका एक फ्रेंड बना। इन पे 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, लिखिए। इनका एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड था चेस्टर कैलमन, ही वाज एन होमोसेक्सुअल। चेस्टर कैलमन, CHESTER, चेस्टर कैलमन। काइंडली शेयर द वीडियो, लाइक इट, because I see on YouTube also when I upload it, very less number of students take the burden to like the video. Kindly like it and kindly share it. YouTube पे जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, इसको जब मैं अपलोड करूंगा उनके लिए बोल रहा हूं, so kindly like the video and share it in different groups right now also. If you are watching me, if you are taking some benefit of this class, then it is your moral duty to share it on the different pages where you are members. Okay? अच्छा, एक और important बात, he was awarded this Pulitzer Prize. लिखिए, W.H. Auden को Pulitzer प्राइज मिला था। उनकी एक पोएम थी एज ऑफ एंजाइटी। ये जो फ्रेज है ना, फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एज ऑफ एंजाइटी, दिस फ्रेज हैज बीन मेड फेमस बाय दिस राइटर W.H. Auden. क्लियर? इसका सबटाइटल लिखिए, द एज ऑफ एंजाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंड द सबटाइटल ऑफ दिस पोएम इज अ बरोक eclogue, BAROQUE, baroque. Are you aware about baroque? Baroque eclogue. Baroque का लेक्चर देने का भी टाइम नहीं है. It's a highly ornamental, things in literature as well as in the decoration, okay, the buildings and all. So ये सारी बातें आपको. अच्छा, he was influenced by Marx and Sigmund Freud. जैसे आपने वो पेटिशन पोएम पढ़ी होगी जिसके अंदर, या सर एक पोएम पढ़ी होगी, पेटिशन है जिसमें सिगमंड फ्राइड के बारे में इन्होंने लिखा है. ओके, सो अच्छा, एक और पॉइंट लिखिए, ऑर्डन सर्कल, या एक ऑर्डन सर्कल के नाम से 3 पोएट्स फेमस हैं. ऑर्डन सर्कल, जिसके अंदर क्रिस्टोफर इशरवुड है एक इनके फ्रेंड, क्रिस्टोफर इशरवुड के साथ भी ही हैड सेक्सुअल लायजन. I'm sorry, I'm using the word liaison. I mean, he was his friend, his partner. Okay. And Louis Macnies, दूसरे पोइट का नाम लिखिए, लुई मैकनीस. हालांकि मैं गलत बोल गया, मेरे ख्याल से स्टीफन स्पेंडर है और ये लुई मैकनीस है, एंड दिस क्रिस्टोफर इशरवुड है. शायद मुझे, आप इसको चेक कर लीजिएगा. I just assign this task to you to write this point because they keep asking these questions again and again. Okay. And another important aspect, that this poet was first published by T.S. Eliot, because you all know that T.S. Eliot helped in publishing this, James Joyce also, and he had a printing press also. तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. सो अभी मैंने किस किस का नाम ले दिया, देखिए. चेस्टर कैलमन, his friend, he became friend in America. Okay, and then ऑर्डन सर्कल में क्रिस्टोफर इशरवुड, स्टीफन स्पेंडर एंड लुई, LOUISE, लुई मैकनीस का नाम आ रहा है. उसके बाद लिखिए, actually he had an interest in engineering, so he was sent to Oxford, but there he came under the influence of T.S. Eliot and the other poets, and then he changed his stream, and he became he started doing things in literature and all. Clear? So Oxford group में भी इन तीनों के नाम आते हैं. ऑक्सफोर्ड ग्रुप, जिसको शायद ऑर्डन ग्रुप बोलते हैं. आप मेरा कहना मान के इसको स्टडी जरूर कीजिएगा, बिकॉज स्टीफन स्पेंडर के साथ एक और राइटर का नाम लिया जाता है, सेसिल डे लेविस. राइट डाउन, सेसिल डे लेविस. सो सेसिल डे लेविस, लुई मैकनीस, क्रिस्टोफर इशरवुड, कैलमन, ये सारे राइटर्स इनके आसपास फ्रेंड्स थे. बट ये जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप है, दैट ही गॉट एसोसिएटेड विद सर्टेन पोएट्स देयर इन ऑक्सफोर्ड, and that is called Auden generation also. Okay, so Oxford group and Auden generation, there are 3 poets, Stephen Spender, Cecil Day Lewis and Louis Macnies. Okay, they were all anti-fascist and Marxists. और ये लेफ्ट विंग राइटर्स थे. क्वेश्चन नेट में आ रखा है, बिकॉज they were too much influenced by the civil war in Spain. Okay,
एंड स्पेन पे भी एक क्वेश्चन पूछते हैं वो हर दूसरे तीसरे नेट के अंदर, बिकॉज ऑल दीज राइटर्स, जॉर्ज ऑरवेल, और यू टॉक अबाउट द अमेरिकन ड्रामेटिस्ट और दीज राइटर्स, दे ऑल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस सिविल वॉर इन स्पेन, बिकॉज इनको ऐसा लगा कि डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल। ठीक है, अच्छा, एक उनका सोनेट सीक्वेंस का नाम लिखिए, जर्नी टू वॉर। सोनेट सीक्वेंस है इनका, जर्नी टू वॉर, that he wrote in collaboration with Christopher Isherwood. That he wrote in collaboration with Christopher Isherwood. Okay, 1939 में he took the citizenship of America. In 1939 he took citizenship of America. Okay, and then suppose they ask you, like, what was his first book in America, and that was Another Time. So what we are talking about, that Auden, when he took citizenship of America in 1939, the first book he published there was, its name was Another Time. ठीक है, अच्छा, ये Another Time का नाम मैं क्यों ले रहा हूं, बिकॉज आप जब कोई भी कलेक्शन पढ़ते हो इस राइटर का, तो हाईली एंथोलॉजाइज्ड पोएम्स के बारे में you come across, like September 1, I was talking about in 1939. September 1, 1939 is the name of a sonnet. Okay, उनकी जो बहुत फेमस एलिजीज आती हैं, लाइक ही हैज रिटन एलिजी ऑन मैथ्यू आर्नल्ड, ही हैज रिटन एलिजी ऑन दिस A.E. Housman. How many of you are aware about this A.E. Housman? Write down A.E. Housman. A.E. Housman. He is famous for writing that Shropshire Lad. Shropshire Lad, a very big collection of poems. Shropshire Lad. He was again a homosexual writer, and he was I think a professor of poetry, Greek poetry in Oxford. Okay, so W.B. Yeats के ऊपर भी एलिजी लिखी है हमारे ऑर्डन ने. So Auden is famous for writing elegies on Matthew Arnold, A.E. Housman and W.B. Yeats. अगर मेरे पास टाइम होता so मैं आपको ये पढ़ के सुनाता, इसकी पूरी पोएम समझाता, एलिजी ऑन द डेथ ऑफ दिस W.B. Yeats. उसमें एक लाइन आती है बहुत फेमस, पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन. ओके, अच्छा, आपको एक बात और बताता हूं, ये जो अनदर टाइम जो उनका कलेक्शन फेमस है ना, इस कलेक्शन के बारे में ऐसे कहा जाता है दैट ही brought back, or say came back to his faith on Christianity again, which he lost in the age of 15 years. देखिए, जो बहुत हाईली सेंसिटिव जो लोग होते हैं ना, दे कीप क्वेश्चनिंग मैनी थिंग्स. हाँ, अननोन सिटीजन भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, सिवा वेरी गुड पोएम. चलिए अभी आप लिखिए दैट दिस कलेक्शन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, अनदर टाइम, which was his first collection when he became the citizen of America. इसमें इनकी एक पोएम है, The Double Man. Write down The Double Man, which is a very famous poem. The Double Man. Another important poem is For the Time Being. इस For the Time Being का एक सबटाइटल लिख लीजिए, पूछ लेंगे आपको. For the Time Being, subtitle of this poem is A Christmas Oratorio. A Christmas Oratorio. Okay, ये भी एक फेमस पोएम है इनकी. अपार्ट फ्रॉम दैट ही सेज दैट, एक और पोएम का नाम लिखिए, द सी एंड द मिरर. आपको 100% इस पोएम पे इस बार क्वेश्चन आ सकता है. द सी, SEA, द सी एंड द मिरर. इसका सबटाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं, लिखो सबटाइटल लिखो. दोबारा बोलूं, शुड आई रिपीट इट? द सी एंड द मिरर. ओके, द सबटाइटल ऑफ दिस पोएम इज A Commentary on Shakespeare's The Tempest. A commentary on Shakespeare's The Tempest. Okay, so you can imagine, because in this poem, after the end of the play, the writer imaginatively making all the characters come and saying their due, what they felt. Okay, so it's a long poem, and it is regarding ऐसा इन्होंने खुद कहा है. W.H. Auden says that this is my ars poetica. This is my ars poetica. इसमें बहुत सारे, it is based on Shakespeare's Tempest. Ars poetica किसने लिखा है, चलो बताओ. Ars poetica is written by Horace. The students who have got study material, they know it well that I have given you a very separate PDF on Horace. Okay, on Virgil, on this Sophocles,
वर्ल्ड लिटरेचर की मैंने 7 to 8 पीडीएफ सभी स्टूडेंट्स को स्टडी करने के लिए दे रखी है. इफ यू स्टडी ऑल दिस स्टडी मटेरियल वेरी सिंसियरली, देन यू कैन क्वालिफाई JRF. No doubt in that. I'm not exaggerating and making hyperbolic comments on my study material, because this is the product of a lot much research and all. Okay, so Ars Poetica इन्होंने अपनी इस पोएम को बोला है The Sea and the Mirror. Clear? And इसमें बहुत सारे ऐसा नहीं है कि only dramatic monologues are there, but in the dramatic monologues the writer has talked about, or say he has used different forms like villanelles. In some of my other lectures I was talking about villanelle. कितने बच्चे जिनको villanelle पता है? VILLANELES. Villanelle is a 19-line long poem. Okay. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the night. बताओ किसने लिखा है? It's a villanelle. बताओ किसने लिखा है? Are you aware about this? Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. It's a villanelle. Who has written this? Do not go gentle into that good night. It's a question to you. Come on, answer this question. Who has written the famous villanelle? Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the night. Dylan Thomas. And the award goes to Shiva. You should read this poem, because this is an epilogue also, not epilogue, but we call it epigram in Margaret Lawrence novel The Stone Angel. लिख लीजिए, Canadian writer है Margaret Lawrence. Don't consider me a great teacher, because I do remember these things, because they were either in my course, or say I keep teaching them almost daily. Margaret Lawrence, are you aware about this writer? Canadian matriarch. जैसे Margaret Atwood famous है, ऐसी Margaret Lawrence is famous for her, and my PhD is on Margaret Lawrence. So उनका जो famous novel है, क्या नाम है उसका, The Stone Angel, इसके अंदर उन्होंने इसका एपिग्राम यूज किया है. कौन सा? Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the night. Okay, so villanelles are used in this Mirror and Sea and the Mirror. इसमें sonnets are there, sestinas are there, Jamesian prose poems are used. Henry James का नाम सुना है? Henry James prose style is called prose poem. लिखिए prose poem. Write down prose poem. आप उसको स्टडी कीजिएगा आज घर पे. ओके, एक और कलेक्शन का नाम लिखिए W.H. Auden का Nuns. Nones. Nuns. A widely anthologized poem इसमें कहती है, उसका नाम है In Praise of Limestone. Nuns जो उनका कलेक्शन है, in that collection there comes a poem In Praise of Limestone. Okay. और एक इनका जो है ना The Shield of Achilles, जिसके लिए इनको नेशनल बुक अवार्ड मिला था, लिख लीजिए The Shield of Achilles. 1956 में लिखा था The Shield of Achilles. स्टोन एंजल, हाँ, द स्टोन एंजल मार्गरेट लॉरेंस का नॉवल है, आप जो लिख रहे हैं सुनील निषाद जी. ओके, अच्छा, एक इनकी पॉस्थुमस कलेक्शन का नाम लिखिए, उनकी डेथ के बाद एक कलेक्शन छपा था, दैट इज थैंक यू फॉग. राइट डाउन, थैंक यू फॉग, FOG, फॉग कोलन लास्ट पोएम्स. लास्ट पोएम्स, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, देन you should be too much surprised to know that he used to deliver lectures on Shakespeare also. Okay, so after his death, those notes from the copies of the students were collected, and lecture on Shakespeare, that was the book published after his death. And in that book, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे दिए हुए पॉइंट्स को मान लीजिए स्टूडेंट्स लिखे, and then someone publishes them, तो he has collected, compared, like Richard III को उन्होंने हिटलर से कंपेयर कर दिया. Okay, so that way his lectures on Shakespeare, they are also famous. Clear? So this is all about एक इनकी पोएम और है, Lay your sleeping head my love. Lay your sleeping head my love. If you get these poems, you can read them. Unknown Citizen एक बहुत famous poem है इनकी, because sometimes out of nowhere they ask us any question on the poems. So in today's revision class, I discussed so many things, and I hope that I request you to just take out 1.5 hours from your life, and I'm uploading this video now on YouTube.
एंड वॉच इट अगैन दो सीरियस स्टूडेंट्स हु वांट टू क्वालिफाई GRF. सो आपको उसमें से चीजें याद रह जाएंगी. ओके, एंड टुमारो अगेन, कल की क्लास में नहीं लूंगा. इंस्टेड ऑफ दैट इधर आई विल कम लाइव इन द इवनिंग, और आई थिंक बिकॉज मेरी डॉटर के 2 एग्जाम है कल, सो आई विल टेक हर टू टू द एग्जाम सेंटर्स एंड ऑल. एंड हो सकता है मैं शाम को भी एक बार लाइव आ जाऊं आज, सो दैट आई कैन कंपनसेट दिस लैक ऑफ स्टडीज एंड ऑल. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.